हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग प्रोकैरियोटिक पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज हम लोग जो देखने वाले हैं ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है एनसीईआरटी पढ़ने में मज़ा हमको बहुत आता है और नीट में या जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, चाहे आप 11th में ही क्यों ना हो, आपको सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही आते हैं। और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो लाइन मतलब एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में जो है राइबोसोम जो होते हैं कोशिका झिल्ली जो होती है कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जो है जुड़े होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो हम लोगों ने पहले देख लिया 15 से 20 नैनोमीटर आकार की ये होती है और 2 उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। ये 50 और 30 की ये बनी होती है। ठीक है, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है, एक तो ये राइबोसोम का साइज बताया गया है, दूसरा हम लोगों ने देखा था कि प्रोकैरियोटिक में जो है ना 70S प्रकार का जो है राइबोसोम देखने को मिलता है। अब जब इसकी 2 सब यूनिट आप देखोगे तो एक तो मिलेंगी 50S और दूसरी मिलेंगी 30S। अब आपको ये याद रखना है, आपके माइंड में मुझे पता है क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये मैच नहीं हो रहा है। तो याद रखना है 2 राइबोसोम की जब यूनिटों को आप जोड़ोगे तो कभी भी उनका योग समान नहीं आएगा। जैसे 50 और 30 कितना होगा 80, तो कभी भी ये एक समान नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है, हमें पता ही है, क्योंकि जो राइबोसोम होता है उसका काम ही है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन फैक्ट्री जिसे कहते हैं। बहुत से राइबोसोम एक संवेद वाहक आरएनए से संबद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहु राइबोसोम या बहुसूत्र, इंग्लिश में जिसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। तो बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये जो है संदेशवाहक यानी कि क्या है, तो यहाँ पे है mRNA। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, ये mRNA की बात कर रहे हैं। तो mRNA की ये पट्टी हो गई या प्लेट हो गई से संबद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं। अब यहाँ क्या होता है, राइबोसोम इसके ऊपर जो है ना जमा होते हैं, इस टाइप से ये जमा हो जाएंगे। अब ये लंबी एक श्रृंखला बनाते हैं, चैन बनाते हैं, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलीराइबोसोम या फिर बहुसूत्र, यानी पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम कहते हैं। अब ये बहुसूत्र का काम क्या है, तो राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर यानी ये जमा होके ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से जो है नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको कि ये प्रोसेस क्या होती है। पॉलीराइबोसोम और बहुसूत्र क्या करती है, प्रोटीन बनाने का काम करती है। अच्छा, कैसे बनाती है, तो इसके लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होंगी आपको। किस चीज़ की, एक तो mRNA की और दूसरा राइबोसोम की। ये क्वेश्चन आया हुआ था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन आया था कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए किन 2 तत्वों की आवश्यकता होती है, ऐसे ही कुछ आया था। तो आपको याद रखना, पहला mRNA और दूसरा राइबोसोम। क्लियर है, तो राइबोसोम यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अंतर्विष्ट पिंड। ठीक है, ये जिसको इंक्लूजन्स बॉडीज हम लोग कहते हैं, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। जब हम लोगों ने डायग्राम देखा था, जब मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक, तो वहीं पे इस टॉपिक को मैंने जोड़ दिया था कि ये झिल्ली द्वारा घेरे नहीं होते। सॉरी, टंग हो जाती है, झिल्ली है ये, तो झिल्ली द्वारा घेरे नहीं होते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से ये पड़े होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना है। 3 एग्जाम्पल है, बिल्कुल नहीं भूलना है। फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं। क्लियर है, 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। झिल्ली द्वारा एक तो ये घिरे नहीं होंगे, और दूसरी बात आपको याद रखना है कि 3 प्रकार के होते हैं, फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं। क्लियर है। इसके बाद जब आप प्रोकैरियोटिक में देखोगे
कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है। तो यहाँ पे इसके कोशिका द्रव्य में क्या होता है ना, गैस राजधानी होती है, जो मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि नील हरित, बैगनी और हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणु में ये देखने को मिलती है। क्लियर है यहाँ तक के? चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा पहला वाला पादप कोशिका और दूसरी वाली आपको क्या देखने को मिलेंगी, जंतु कोशिका। तो सबसे पहले हम लोग पादप कोशिका का जो डायग्राम है इसको देख लेते हैं। तो देखो मैंने बताया था आपको कि ये है खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका, ये है केंद्रक, ठीक है, ये केंद्रक है। यहाँ पे ये आपको एक केंद्रिका देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ये केंद्रक आवरण देखने को मिल जाएगा आपको, यानी कि केंद्रक झिल्ली, इससे मिलके केंद्रक बन जाता है। अब आपको यहाँ पे दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेंगे। एक तो ये वाले जिसमें क्या नहीं है, जिसमें राइबोसोम चिपके हुए नहीं है। एक ये वाले जिसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए, इसलिए इसको खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका हम लोग कह रहे हैं। एक आपको ये लाइसोसोम देखने को मिल जाएगा जिसको लयनकाय कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये जीवद्रव्य तंतु होते हैं जो प्लाज्मोडेस्माटा जिसको कहते हैं। तो होता क्या है, यहाँ से जो है ना एक और कोशिका भित्ति यहाँ से पादप कोशिका यहाँ से जुड़ी रहेंगी कोशिका भित्ति से। तो यहाँ से मटेरियल दूसरी कोशिका में जो जाएगा या जो आदान प्रदान होता है वो होता है जीवद्रव्य तंतु के द्वारा, जिसको प्लाज्मोडेस्माटा हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये आपको जहाँ पे राइबोसोम नहीं है, ये वाले, ये आपको चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे जो है ये सूक्ष्म नलिकाएं देखने को मिल जाएंगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके बाद ये एक्टिन तंतु आपको देखने को मिलेंगे और दूसरा ये मध्यवर्ती तंतु देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पादप कोशिका में जो है ना राजधानी जो होती है, वैक्यूल्स जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल्स का आकार बहुत बड़ा होता है, ये 90% भाग जो है ना सिर्फ रिक्तिका घेर लेती है। इसके बाद ये होती है कोशिका भित्ति, क्लियर है। ये हो गया आपका सूत्रकणिका जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये छोटे छोटे राइबोसोम है गए, ये हरित लवक हो गया, केंद्रक द्रव्य हो गया और एक और कोशिकांग होता है जिसको पराक्सीसोम कहते हैं, क्लियर है। पराक्सीसोम का काम होता है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का, क्लियर है, सॉरी फोटो रेस्पायरेशन का। तो यही मैं भी कंफ्यूज हो गया और 90% स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका काम है फोटो रेस्पायरेशन, क्लियर है, यानी प्रकाश यहाँ पे श्वसन का काम होता है, प्रकाश संश्लेषण का काम नहीं होता है पराक्सीसोम का, क्लियर है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आगे और भी देखेंगे हम लोग इसे। इसको ये वाला डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ये जंतु कोशिका की। तो ये होते हैं सूक्ष्मांकुर, ठीक है, छोटे छोटे अंगुलीनुमा संरचना होती है। ये हो गई हमारी जीवद्रव्य झिल्ली। आप यहाँ पे ये देखोगे तो ये हो जाते हैं तारककाय, यहाँ पे भी आपको पराक्सीसोम देखने को मिल जाएंगे, ये लयनकाय देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद ये गोल्जी बॉडी देखने को मिल जाएंगे आपको, गोल्जी उपकरण। इसके बाद ये चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, केंद्रक झिल्ली, और केंद्रक झिल्ली से आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर राइबोसोम लगे हुए हैं। तो ये जो है खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका इसमें देखने को मिल जाएंगे आपको, जो ये लिखा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं ये पूरा कोशिका द्रव्य है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लयनकाय है, ये केंद्रक आवरण यानी कि केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और ये पूरा केंद्रक, क्लियर है। तो ये हम लोगों ने क्या देख लिया, जंतु कोशिका और पादप कोशिका देख ली। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट, चलो देख लेते हैं। तो सभी आद्य जीव, पादप, प्राणी व कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो जैसे आपको ये याद रखना है, यूकैरियोटिक कोशिका आपको 3 चीज़ों में देखने को मिलेंगे, पादप, प्राणी और कवक में। इसके बाद यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्षयुक्त प्रतीत होता है। मतलब क्या होता है कि ये आपकी यूकैरियोटिक कोशिका, तो एक कक्ष यहाँ बटेगा, एक कक्ष यहाँ बटेगा, एक कक्ष यहाँ बटेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें झिल्लीदार अंगक देखने को मिलेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपके लाइसोसोम हो गए, गोल्जी बॉडी होगी, ये सब आपको यूकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं देखने को मिलता। अच्छा, क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कभी भी झिल्लीदार अंगक देखने को नहीं मिलते हैं, तो एक कक्षयुक्त प्रतीत होगा। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली में केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। तो याद रखना, यहाँ पे आपको जो है ना यूकैरियोटिक में व्यवस्थित केंद्रक मिलता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में आपको व्यवस्थित केंद्रक नहीं देखने को मिलेगा, क्लियर है। इसके बाद
इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकी एवं कोशिकी कंकाल जैसी संरचना देखने को मिलती है। क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। इनको पकड़ने के लिए कुछ धागे इस टाइप से इसमें लगे होते हैं, तो कोशिका कंकाल की संरचना भी हमको देखने को मिलती है। इनमें अनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिका में जो केंद्रक होगा तो उसमें केंद्रक में क्या होते हैं, जेनेटिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में होंगे। इसके बाद सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। पादप व जंतु कोशिकाएं भिन्न होती है। यह आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं तो एक जैसी होंगी, पादप कोशिका अलग होंगी और जंतु अलग होंगे। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति देखने को मिलेंगी, लवक देखने को मिलेगा और एक बड़ी केंद्र की राजधानी आपको देखने को मिलेगी, जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं। तो ये तीन आपको याद रखना है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है कि कोशिका भित्ति, लवक यानी प्लास्टिड और केंद्र की राजधानी इसमें कैसी होती है, बड़ी, जबकि जंतुओं में ये अब उल्टा होता है, यानी ये चीज़ अनुपस्थित होती है। दूसरी तरफ प्राणी कोशिका में तारकाय मिलता है, क्लियर है, जो लगभग सभी पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। यह आपको याद रखना। आइए, तो एनसीईआरटी कह रही है हमसे, आइए जल्दी से आ जाइए, अब प्रत्येक कोशिकीय अंगक की संरचना व कार्यविधि का अध्ययन करें। तो आइए हम भी करें प्रत्येक कोशिकीय अंगक, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम वगैरह सबकी जो है संरचना भी देखेंगे और कार्यविधि का अध्ययन भी करेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं कोशिका झिल्ली। तो ये है हमारी कोशिका झिल्ली। चलो तो इसको हम लोग देखते हैं। तो कोशिका झिल्ली की बात करें हम लोग तो वर्ष 2050 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद में कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। इस बीच मनुष्य की लाल रक्तिकाणु की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीवद्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में हमको जानकारी मिली। ठीक है, क्या हुआ 1950 में जब सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, उसके बाद में कोशिका झिल्ली का विस्तृत वर्णन हो पाया, विस्तृत संरचना का हमको पता चला, ज्ञान हुआ। इस बीच मनुष्य की जो लाल रक्तिकाणु जो कोशिका होती है ना, आरबीसी जो कोशिका होती है, तो उसकी आरबीसी की जो कोशिका झिल्ली है वहाँ पे जब रासायनिक अध्ययन किया तो हमको बाद में पता चला कि जो ये जीवद्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में हमको यहाँ से जानकारी मिली। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली जो है मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, जब अध्ययन हुआ तो हमको पता चला कि कोशिका झिल्ली जो है लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड फास्फोलिपिड होते हैं। लिपिड जो होते हैं वो मुख्य रूप से फास्फोलिपिड होते हैं जो दो सतह में व्यवस्थित होता है। आपको याद रखना है लिपिड की जो है आपको इस टाइप से दो संरचना देखने को मिलेंगी। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होता है जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर। ठीक है, तो ये हो गया इसका ध्रुवीय सिरा। जो जल भीरू पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। तो ये याद रखना, ये जो पुच्छ सिरा होता है जल भीरू यानी जो जल से स्वतंत्र होता है, यहाँ जल नहीं पहुँचता है, तो ये अंदर की ओर होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। आपको याद रखना कि ये जो पूंछ वाला भाग है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहता है। तो ये जो पूंछ वाला भाग है ना, ये जल से सुरक्षित रहता है, जल यहाँ नहीं पहुँच सकता है। इसके अतिरिक्त फास्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो यहाँ पर आपको कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बाद में जब जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। क्लियर है। पहले क्या कहा जा रहा था कि प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, बाद में हमको पता चला कि कार्बोहाइड्रेट भी इसमें देखने को मिलता है। तो कोशिका झिल्ली तीन चीज़ से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य की रुधिराणु यानी एरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन आपको देखने को मिल जाएगा और 40% आपको लिपिड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था आपको, ये है दो लिपिड, ये दो लिपिड की लेयर होगी और यहाँ पे इसके आउटसाइड में होता है प्रोटीन और इनर साइड में भी होता है प्रोटीन। तो परिधीय प्रोटीन
जो है एक तो ये परिधीय प्रोटीन हो गया, ठीक है, और परिधीय प्रोटीन की सतह पर होती है, जबकि अंगभूत ये हो गया इंटरनल प्रोटीन, जिसको अंगभूत प्रोटीन कहते हैं। ये आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धंसे होते हैं, यानी क्या होते हैं, अंदर धंसे होते हैं। क्लियर है, ये तो बेसिक बात हो गई। अब कोशिका झिल्ली को समझने के लिए सबसे जो सर्वाधिक सर्वमान्य मॉडल था जिसको माना गया, तो कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन ने दिया था, ये आपको याद रखना है, जिसे तरल क्रीमीर नमूना यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल, क्लियर है, के रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया था। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरली प्रकृति के कारण, ये जो लिपिड है अर्धतरली होता है, प्रकृति के कारण फॉस्फोलिपिड द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्व गति करता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो आप परिधि पे प्रोटीन देख रहे हो, ये पार्श्व गति कर सकता है, यानी ये उठ के यहाँ तक क्या आ सकता है, ये प्रोटीन उठ के यहाँ तक क्या आ सकता है। क्लियर है, झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। अब ये जो गति करेगा, झिल्ली के भीतर जो गति होती है प्रोटीन की, वो डिपेंड करता है कि जो तरल है वो कितना तरल है, मतलब कितना लिक्विड है। क्लियर है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे जैसा बताया गया है कि ये है फॉस्फोलिपिड की दो सतह, ये एक परिधीय प्रोटीन हो गया बाहर, ये शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और ये हो गया हमारा इंटरनल प्रोटीन, और ये लिपिड की आपको दो लेयर देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये बीच में कोलेस्ट्रॉल भी है जैसा बताया गया था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं झिल्ली की तरली प्रकृति, इसके कार्य जैसे, अब जो तरली प्रकृति होती है उसका कार्य क्या है, ये कोशिका वृद्धि में मदद करती है, अंतर कोशिका संयोजन का निर्माण, यानी कोशिका के अंदर जो संयोजन होता है चीज़ों का, यानी मिलान होता है, तो इसके कारण होता है। स्त्रावन, यानी ये चीज़ों को स्त्रावित करती है। अंत कोशिका और कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि में इससे ये महत्वपूर्ण है। तो जो लिक्विड होता है ना, वो हर चीज़ के लिए जो है इंपॉर्टेंट होता है। जीवद्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इससे अणुओं का परिवहन होता है। इसका मतलब क्या है, देखो ये है कोशिका झिल्ली, ठीक है, ये प्रोटीन हो गया। तो जब भी हम कोई टैबलेट खाएंगे या कोई भी अणु जो है यहाँ से कोशिका झिल्ली से ही होते हुए जो है इसका परिवहन होता है, ये आपको याद रखना है। यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बताया था कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, चयनित पारगम्य होती है। वो खुद चयन करती है कि कौन से अणु को अंदर जाने देना है और किसको अंदर नहीं जाने देना है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर जाते हैं, जिसे निष्क्रिय परिवहन कहा जाता है। क्लियर है, निष्क्रिय का मतलब होता है पेसिव ट्रांसपोर्ट, यानी जहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं उदासीन विलय सांद्र प्रवणता के अनुसार, जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं। तो यहाँ पे जो है सिंपल जो है डिफ्यूजन के द्वारा, यानी साधारण विसरण जो होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। क्लियर है, यानी कि जैसे आप परफ्यूम रूम में डालोगे तो जो परफ्यूम की बॉटल है वहाँ पे उसकी जो सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन, वो ज़्यादा है और रूम में क्या है, कम। लेकिन जैसे ही आप मारते हो रूम स्प्रे तो पूरे रूम में फैल जाता है, तो वो साधारण विसरण के द्वारा ही होता है। तो ये याद रखना है कि ये साधारण विसरण के द्वारा ही अणु एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जल भी इस झिल्ली से जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। विसरण द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं। क्लियर है, ये याद रखना। अगर आप जल को भेज रहे हो एक झिल्ली, मतलब झिल्ली से परिवहन कर रहे हैं, तो ये भी कैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएंगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, परासरण। क्योंकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकते, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो यहाँ पे लेयर है कोशिका झिल्ली की, तो ये याद रखना जो कि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड, यहाँ पे क्या होता है, ये अध्रुवीय भाग है और ये कौन सा भाग है, ध्रुवीय। तो यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे ये पानी जो है यहाँ से तो जा सकता है, क्योंकि ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, यानी ये पानी को प्यार करते हैं। लेकिन ये यहाँ अंदर नहीं जा सकता क्योंकि ये लिपिड वाला भाग होता है अध्रुवीय। क्लियर है, तो ये पानी को नहीं जाने देगा।
तो झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो ये तो जाने नहीं देगा। तो अब ये कैसे जाएंगे, एक वाहक प्रोटीन, वाहक का मतलब होता है वाहन, किसी की मदद से, किसी के द्वारा बैठ के, क्लियर है, तो किसी वाहन में बैठ के ये चले जाएं। तो अभी बेसिक समझ लो, अभी जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं डिटेल में डायग्राम वगैरह बना के आपको बताऊँगा, और आप लेक्चर भी अटेंड करो साथ में, तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। तो पहले लेक्चर अटेंड करो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, तो आपको जो है अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है, जैसे निम्न से उच्च सांद्रता की ओर। इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है, जिसमें एटीपी का उपयोग होता है, जिसे सक्रिय परिवहन कहते हैं, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। तो ये याद रखना, पंप कौन सा हो सकता है, सोडियम आयन या फिर पोटेशियम आयन पंप हो सकता है। देखो, तो यहाँ पे ये झिल्ली है, सॉरी ये इधर बनेगा ना, चलो फिर से बनाता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये कोशिका झिल्ली है। तो बोला जा रहा है यहाँ पे क्या होता है, ये निम्न से उच्च की तरफ। तो कभी आप घाट चढ़े हो, जब आप घाट चढ़ोगे ना, जैसे मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ोगे, तो आपको ऊपर चढ़ना है, तो आपको एनर्जी की जरूरत होगी, क्लियर है, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, एटीपी की आवश्यकता होगी, तो सक्रिय परिवहन, क्लियर है। अब आप चढ़ नहीं पा रहे हो, आपको एनर्जी की जरूरत है, आप क्या करेंगे, अभी आप देखो सीढ़ियों पे क्या होता है ना, बहुत सारे, कोई ने बाइक से छोड़ दिया आपको, या जो है बहुत सारे झूले लगे रहते हैं, तो या कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ पे कुछ पंप रहते हैं, सोडियम या पोटेशियम पंप रहते हैं, तो पंप के द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है, क्लियर है यहाँ तक के। तो कोशिका झिल्ली भी यहाँ पे समाप्त होती है। तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो या कुछ भी डाउट हो तो। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी गई है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो बाकी अपडेट के लिए। और इस चैप्टर के नोट्स के लिए, ऑडियो फॉर्म के लिए या टेस्ट सीरीज के लिए भी जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलते रहेंगी और सारी बातें आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हो, या फिर आप कमेंट्स पे लिख के बता सकते हो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।